देखिए अभिषेक, अदालती प्रक्रियाएं चलती रहेंगी, उस पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय में अब मैटर गया, वहाँ क्या होता है उस पर कोई टिप्पणी नहीं है। लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारा जीरो टॉलरेंस है। आज भी आपने देखा कि एक पत्रकार के रूप में जिसने अपने जीवन की शुरुआत की थी, कमलेश, वो कांके रिसोर्ट का भी उसका बड़ा पार्टनरशिप था। ईडी की टीम वहाँ खंगार रही थी और कमलेश भी उसी गिरोह का सदस्य बनाया जाता है जो फर्जी दस्तावेज करके तैयार करके वो तमाम नाम कई बार हम लोग चैनल में ले चुके हैं। वो जिहादी ग्रुप भी जो तमाम फर्जी दस्तावेज तैयार करके आदिवासी ज़मीन को जनरल ज़मीन बनाता है। अब लौटते हैं। देखिए मैं पहली बार सुन रहा था किसी राष्ट्रीय दल के प्रवक्ता के मुंह से कि एक जाति विशेष को इन्होंने कह दिया कि वो आजसू का वोट बैंक है। यानी ये मानकर तैयार है कि कुर्मी ने आजसू के लीडरशिप को स्वीकार कर लिया। साहब ये तो अपने आप में बहुत बड़ा डिफीट है कि आपने जिसकी आबादी यहाँ 17-18% शायद उससे भी ज्यादा है, उस जाति वर्ग को पहले कह दिया कि साहब वो आजसू का वोट बैंक है। ये तो हमने कभी नहीं सुना। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की राजनीति करती है। हम जाति नहीं जमात की राजनीति करते हैं, हम सबको लेकर चलते हैं। और देखिए जयराम की पार्टी की जो ये बात कर रहे थे, तो जयराम किसकी उपज है? जयराम इस सरकार की गलत नीतियों की उपज है। जयराम ने 1932 के मुद्दे पर अपने को राजनीतिक जीवन में छात्र जीवन से लाने का काम किया। वो स्थानीय नीति के मुद्दे पर आया, वो सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ आया। तो इस सरकार के खिलाफ आक्रोश से जयराम महतो जैसे नेता पनपे हैं। उसके बाद भी ये कह रहे हैं कि हमारे वोट बैंक में, ये अभी से देखिए कितने डिफेंसिव हो गए। ये कह रहे हैं कि वो वोट बैंक काटेंगे, जो ट्रांसफर नहीं होगा तब हमारी जीत सुनिश्चित नहीं होगी। भाई इनको आंकड़ा हम बता दें, जो ये प्रचंड जीत बताते हैं 2019 की अपनी, उसका रियलिटी चेक भी सुन लें भाई। आपको 52 लाख वोटें आई थी महागठबंधन के तमाम दलों को, हमें 50 लाख वोट आए थे भारतीय जनता पार्टी को अकेले। आजसू अकेले लड़ी थी, उसे 7 लाख वोट आए थे। तो हम दोनों जो उस समय नहीं मिलकर लड़े थे, उस समय 13 सीटों का नुकसान हुआ था। यानी हम 39-38 सीटों पर उस समय भी होते। तो खैर चलिए, उस समय तो जो हो गया उस पर आप विचार नहीं करना। लेकिन जिसको ये प्रचंड जीत बताते हैं, वो तो सिर्फ हमारे भाजपा से 2 लाख वोट का ज्यादा का अंतर था, और आजसू को मिला दे तो 5 लाख हम ज्यादा आगे हो जाते। तो इस बार तो आजसू और हम दोनों साथ मिलकर लड़ रहे हैं। और जहां तक बात है इस सरकार की क्या वादा खिलाफी किसी से छिपा नहीं। मैं आपको माननीय मुख्यमंत्री जी का 21 अक्टूबर 2019 का एक खाली ट्वीट पढ़कर सुनाता हूं। एक लाइन है, यह मेरा संकल्प है, अनुबंध कर्मियों को दूंगा उनका अधिकार। मैं झारखंड से अनुबंध कर्मी शब्द को ही हटा दूंगा। मेरे सरकार में हर एक झारखंडी सम्मान से जीवन व्यतीत करेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का ऑफिशियल एक्स अकाउंट से यह ट्वीट किया गया है कि अनुबंध कर्मियों को वो समाप्त कर देंगे, अनुबंध कर्मी शब्द को सबको परमानेंट कर देंगे। साहब आज भी सहायक पुलिसकर्मी जो है वो सड़क पर है। पारा शिक्षक अपने नियमितीकरण के लिए संघर्षरत है। जितने प्रदेश के तमाम अनुबंध कर्मी हैं वो लड़ रहे हैं। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका अपनी मानदेय को बढ़ाने से खुश नहीं है, वो कह रही है हमें भी परमानेंट करो। साहब तो अनुबंध कर्मियों को जो उन्होंने समाप्त करने का प्रण लिया था उसका क्या हुआ? माननीय मुख्यमंत्री जी का नवंबर का एक और ट्वीट है जिसमें उन्होंने सिलसिलेवार लिखा है, उदास मत हो मेरे साथियों, आपको पहले साल 5 लाख नौकरी, निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण। 5 लाख नौकरी पे बहुत चर्चा हो गई, उस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा। निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण का जो इन्होंने आदेश लागू किया, उसका कौन सा रियलिटी चेक का फॉर्मूला रखा? ये तो 25 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल में जो सब्सिडी थी उसी तरह की हवाई घोषणा हो गई। कभी इन्होंने रियलिटी चेक करके देखा है कि जिन इंडस्ट्रीज को, जिन फर्म्स को ये 75% आरक्षण यहाँ के स्थानीय को देना था, वो क्या दे पाए हैं? और स्थानीय कौन है विषय? सबसे बड़ा प्रश्न तो यह है कि आज के दिन में स्थानीय कौन है? आज के दिन में तो स्थानीय 60-40 की नीति की लागू हो गई। यानी झारखंड में जो जब आया अभी के हिसाब से वही स्थानीय है। 1932 को ये सरकारी संकल्प से लागू कर सकते थे, वो नहीं किया। इनकी एक और बड़ी घोषणा थी जो हम भूल गए हैं, 25 करोड़ तक की सरकारी निविदा में हक दूंगा मूलवासी आदिवासियों को। कितने आदिवासी मूलवासियों को 25 करोड़ तक की सरकारी निविदाओं में हक मिला? इसका भी जरा श्वेत पत्र जारी करे। तो इस सरकार की वादा खिलाफी जितनी है ना, इन्होंने 5,000 और 7,000 रुपए कहा था कि हम ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट बेरोजगारों को देंगे। और पता अभिषेक इन्होंने क्या किया था? इन अनएम्प्लॉयड के साथ टेक्निकल शब्द जोड़ दिया, यानी टेक्निकल अनएम्प्लॉयड, यानी जिन्होंने पॉलिटेक्निक किया है सिर्फ उनको मिलेगा 5,000 और 7,000 जिसने पोस्ट ग्रेजुएट की जी। लेकिन उन टेक्निकल ग्रेजुएट्स को भी नहीं मिला। कहां सिंपल ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट को देने की बात कर रहे थे। तो ये सरकार की वादा खिलाफी, महिला उत्पीड़न, 6500 से ज्यादा रेप केसेस हुए, कितने स्पीडी ट्रायल में सजाएं हुई हैं, 1/3 आदिवासी बेटियों के साथ इनकी संख्या है जो दुराचार हुआ है, दुष्कर्म हुआ।
ये बेहद अफसोसजनक है। इन सारे मुद्दों को लेकर आदिवासी मूलवासियों को उनका हक नहीं मिला, स्थानीय नीति नहीं बनी, 1932 का खतियान जो मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर से लागू हो सकता था। और जो एक और लास्ट पॉइंट, 2 जुलाई को पत्र लिखा पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष योगेंद्र प्रसाद जी ने, उनका बयान आया आज अखबारों में कि सरकार ने अभी तक उस पर निर्णय नहीं लिया कि ट्रिपल टेस्ट किससे कराएंगे। यानी जो ओबीसी समुदाय को उनका हक, तो नहीं, निकाय चुनाव इसका मतलब नहीं होने वाला है। सरकार निकाय चुनाव चाहती ही नहीं विधानसभा चुनाव से पहले। आखिर 4.25 वर्ष क्यों लगा दिए सरकार ने ट्रिपल टेस्ट कराने में? मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी 3 महीने के भीतर 27% आरक्षण होगा। क्या हो गया साहब उसको? अभी तो ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया ही नहीं शुरू हुई। और आज हम लोग 9-10 जुलाई के आसपास बैठे हैं और अभी तक प्रक्रिया नहीं शुरू हुई। प्रक्रिया खत्म होने में 3 महीने लगेंगे, तो कैसे निकाय चुनाव कराएंगे? पहले चुनाव